आज के सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिस बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने इलास्टिसिटी को स्टार्ट किया था। इलास्टिसिटी से रिलेटेड कई टर्म्स को, कई डेफिनेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया और उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है मॉडुलस की, वो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हम करते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं जरा सा स्टार्ट में कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, जिसके बेस पर हम आगे का अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ratio of stress to corresponding strain within the elastic limit। जैसा कि हुक्स लॉ में आपने देखा था, जब हम हुक्स लॉ डिफाइन करते हैं तो वहां पर आपने पिछले वीडियो में देखा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर हम चल रहते हैं तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वहां आपने देखा था कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी लगाते हैं तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्म में मिल जाता है। और वहीं से आपने ये डिफाइन किया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब तक आप इलास्टिक लिमिट में हैं तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया? E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करने से जो भी आपको मिलेगा दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर इस डेफिनेशन को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आप देखें फ्रेंड्स, तो यहां से हम SI यूनिट भी निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। कैसे निकालते हैं SI यूनिट? स्ट्रेस के लिए SI यूनिट डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के लिए SI यूनिट करेंगे तो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का SI यूनिट मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था स्ट्रेस की डेफिनेशन भी और स्ट्रेन की डेफिनेशन भी। तो जब आप स्ट्रेस को लेते हैं, स्ट्रेस को आपने फ्रेंड्स क्या किया था कि स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर हम SI यूनिट इस रिस्टोरिंग फोर्स की लिखें, दिस इज न्यूटन, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की आप लिखेंगे देन दिस इज मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की जो SI यूनिट आएगी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की SI यूनिट आपको मिल जाएगी यहां से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम स्ट्रेन की अगर SI यूनिट पर आते हैं फ्रेंड्स, तो स्ट्रेन की SI यूनिट कैसे निकालते हैं? आप स्ट्रेन की डेफिनेशन पर जाइए और स्ट्रेन की डेफिनेशन कहती है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये भी पिछले वीडियो में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर वो डायमेंशन हमारी लेंथ है तो लेंथ के लिए स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब चाहे चेंज इन लेंथ हो उसे भी हम मेजर करेंगे, तो मीटर आप ले रहे हो या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्योंकि हम SI की बात कर रहे हैं इसलिए हमने मीटर कहा। और जब हम लेंथ को लेंगे तो उसको भी हम मीटर में ही लेंगे। यानी जब हम डेल्टा L अपॉन L की यूनिट निकालते हैं तो मीटर अपॉन मीटर, जो कि कैंसिल आउट होकर के नो डायमेंशन नो यूनिट की कंडीशन हमें दे देता है फॉर स्ट्रेन। यानी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी
और स्ट्रेस की यूनिट आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर स्ट्रेस की यूनिट को स्ट्रेन की यूनिट से डिवाइड करें तो अगेन वो आपको मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिल जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से जब हम डायमेंशन निकालेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो हमें मिलती है डायमेंशन इसकी m L इनवर्स t टू द पावर -2। यहाँ हम डायमेंशन कैलकुलेशन में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये अलग से आप टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में यानी डायमेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस वीडियो को अलग से आपसे डिस्कस करूंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि यूनिट क्या हो सकती है, डायमेंशन क्या हो सकता है और स्पेशली डेफिनेशन क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और जब बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाती है तो हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब टाइप्स की बात क्यों उठती है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे थे वहां पर। तो जब अलग अलग टाइप की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है तो उनके करिस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी उसी तरीके से हम टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। Corresponding to the three types of strain, there are three types of modulus of elasticity. जैसा कि स्ट्रेन के भी आपने 3 टाइप्स देखे हैं पिछले वीडियो में, तो उसी के बेस पर यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पॉइंट पे हमारा आता है यंग्स मॉडुलस, दैट मीन्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। जहां पे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात की थी, यानी लेंथ वाइज स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो रहा था, लेंथ में चेंज आ रहा था फोर्स अप्लाई करने पर, तो उस केस में जो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं उसी को हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस। यानी मॉडुलस जो कि लेंथ से रिलेटेड होगा, जहां स्ट्रेन लेंथ में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। सेकेंड नंबर पे हमने लिया है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज आता है, उस केस में जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें बल्क मॉडुलस देता है। यानी जब वॉल्यूम में चेंज है, जब स्ट्रेन वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो बल्क मॉडुलस होगा। एंड द थर्ड पॉइंट, दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। ये किस केस में आता है, जबकि शेप में चेंज प्रोड्यूस होता है। जहां हमने शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन लिया है, उस केस में जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस डिफाइन किया जाता है, और इस केस में जो चेंज आता है वो शेप में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स, 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने देखा, यंग्स मॉडुलस दैट इज फॉर लेंथ, बल्क मॉडुलस दैट इज फॉर वॉल्यूम, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस जो कि शेप में चेंज होने की कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। और पिछले वीडियो में हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आपको शॉर्ट में बताया था। वहां जब हम लोगों ने स्ट्रेन डिस्कस किया था, शेप से रिलेटेड स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था, उस केस में आपने इसको समझा है डायग्राम के साथ में। तो ये 3 टाइप आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इस वीडियो में मैंने बताए हैं, और इस यहाँ पे हम डिटेल स्टडी जिसका करेंगे दैट इज द यंग्स मॉडुलस। बाकी दोनों बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज हमारा फोकस है यंग्स मॉडुलस पे कि क्या होता है यंग्स मॉडुलस और हम इसे कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं फॉर द गिवन मटेरियल। तो फ्रेंड्स,
क्या होता है यंग्स मॉडुलस? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is called Young's modulus of the material of the wire. Within the elastic limit, यानी जब तक हम इलास्टिक लिमिट में हैं तब तक के लिए ही, जैसा कि हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेसिक डेफिनेशन में भी ये चीज देखी है कि जब तक हम इलास्टिसिटी की सीमा में हैं तब तक ही अगर हम स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है। और वही स्ट्रेस जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो तो इनका रेशियो जो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा वो कहा जाएगा यंग्स मॉडुलस, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यहाँ जो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मीन्स टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों स्ट्रेस की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की है। टेंसाइल वहां आपने देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जब हम बाहर की ओर खिंचाव लगा रहे हों यानी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, और जब हम प्रेशर दे करके लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो वो कंप्रेशनल स्ट्रेस बनता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हैं। टेंसाइल स्ट्रेस यानी जहां लेंथ में इंक्रीमेंट होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस जहां पे लेंथ डिक्रीज करता है। तो इस तरह से आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी दो तरीके के स्ट्रेस मिले, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। एक टेंसाइल जो है जब वो अप्लाई होगा तो लेंथ बढ़ रहा है, और कंप्रेसिव यानी जब आप उसे दबा रहे हैं उस केस में लेंथ डिक्रीज होता है। फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस magnitude of the strain produced is same whether the stress is tensile or compressive. means stress हमारा चाहे टेंसाइल वाला हो या कंप्रेसिव वाला हो, लेकिन गिवन मटेरियल के लिए अगर हमने सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई किया है तो चाहे वो स्ट्रेस टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब मैग्नीट्यूड सेम होने की बात कह रहे हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस अगर है तो लेंथ बढ़ रहा होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो लेंथ घट रहा होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेन निकालने के लिए लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ तो भी चेंज हुआ और डिक्रीमेंट हुआ तो भी चेंज हुआ, यानी लेंथ बढ़ी तो भी चेंज है और लेंथ घटी तो भी चेंज है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सेम रखें, चाहे वो टेंसाइल हो और चाहे कंप्रेसिव, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो यानी उतना ही टेंसाइल लगाएंगे तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एल आएगा, और अगर उतना ही कंप्रेसिव लगाएंगे तो डिक्रीज होगा वो डेल्टा एल होगा, पर मैग्नीट्यूड सेम आया। और इस वजह से सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाने पर जो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एल अपॉन एल यानी सेम वैल्यू का ही आएगा, उसमें उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि यंग्स मॉडुलस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और उसी क्रम में हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा आज का एम ये भी है कि हम किस तरीके से गिवन मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल प्रोवाइड कर देता है। इसी को अगर इस डायग्राम से हम लोग देखें, अब यहां से देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालें, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालें और उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दें तो हमें यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या कहती है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी रेस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमें देगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस।
और आप ये भी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप जानते इस तरह हैं कि अभी पिछले वीडियो में आपने यही चीजें पढ़ी हैं। तो वहां आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए हम अप्लाइड फोर्स को ही रिस्टोरिंग फोर्स की जगह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दिस एफ, यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने देखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। ये जो मैंने रेड शेडेड पोर्शन आपको दिखाया है, ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। और आप समझते भी हैं कि एक वायर ही जो आप देख रहे हैं, इस वायर की ये लेंथ है, और इस लेंथ से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर आप वायर में कट लगा दें, ऐसे काट दें इसको, और फिर यहाँ सामने से देखें तो यहाँ सर्कल आपको दिखाई पड़ता है। उसी सर्कल का एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और अप्लाइड फोर्स एफ है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा, और यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको मिलेगा एफ अपॉन ए। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और जब आप फोर्स एफ लगाते हैं, फोर्स एफ लगाने पर इनिशियल लेंथ इसकी एल थी, लेकिन जैसे ही फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है इसकी लेंथ बढ़ करके डेल्टा एल और जुड़ गई इसके साथ, यानी एल पहले से थी, डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो गया लेंथ में। तो अगर हम स्ट्रेन निकालें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ से रिलेटेड, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आपको मिल गया एफ अपॉन ए, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिला डेल्टा एल अपॉन एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा एफ अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। अब फ्रेंड्स अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर हम लिखते हैं ए अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, तो इसको सॉल्व करते समय ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाते समय पलट जाता है, यानी ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। इस चीज को जब सॉल्व करते हैं तो ये टर्म आपके पास आ जाता है। बिल्कुल इसी को हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, और जब इस प्रोसेस को आप अप्लाई करते हैं तो आपको यंग्स मॉडुलस जो निकल करके आ रहा है वो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल डिवीजन में था, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ऊपर एल अपॉन डेल्टा एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। एक ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाता है यंग्स मॉडुलस के लिए। अब जैसा कि हमने कहा कि अगर ये वायर है तो हालांकि शेप अलग अलग हो सकते हैं, पर नॉर्मली जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, यानी जब हम इसमें ट्रांसवर्स कट लगाते हैं और सामने से देखें तो यहाँ सर्कल का शेप दिखाई पड़ता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, इस सर्कल का एरिया। और सर्कल का रेडियस अगर आर है तो सर्कल का जो एरिया आप निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसमें एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आप रख दीजिए, और उससे हमें दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया फॉर द यंग्स मॉडुलस। किस केस में, द वायर विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, यानी रेडियस आर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वायर का, उस केस में हमें यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्म मिल जाता है। अब इसी से अगर हम एक और बात यहाँ पे ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में चाहे जिसे आप देख लें, इनमें जब आप ध्यान से देखते हैं, अगर हम कह दें लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, दिस लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो इंक्रीमेंट इन लेंथ इज अगेन 1 मीटर,
यानी 1 मीटर उसका लेंथ पहले था, जब हम फोर्स लगाते हैं F तो उसका 1 मीटर लेंथ बढ़ गया, डेल्टा एल इज अगेन 1 मीटर, और इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले में या फिर इस फॉर्मूले में डेल्टा एल इज 1 एंड ए इज 1, डेल्टा एल 1 मीटर, एल 1 मीटर, ए 1 मीटर स्क्वायर। SI यूनिट में ही हम बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट सेलेक्ट की है। तो जब इन तीनों को 1 1 1 रखेंगे तो आपको मिलता है y इज इक्वल टू F, यानी यंग्स मॉडुलस y इस फोर्स के बराबर हो गया, जबकि लेंथ इज 1 मीटर, इंक्रीमेंट इन लेंथ इज 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम यंग्स मॉडुलस को यहां से डिफाइन कर पाते हैं। Thus, the Young's modulus of elasticity is equal to the force required to extend the wire of unit length and unit area of cross section by unit amount। यानी y is equal to f का मतलब क्या है, Young's modulus उस फोर्स के इक्वल होगा जो कि रिक्वायर्ड है 1 मीटर लेंथ यानी यूनिट लेंथ के वायर और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर में यूनिट अमाउंट का इंक्रीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। यानी फिर से सुन लीजिए कि यंग्स मॉडुलस y उस रिक्वायर्ड फोर्स, क्योंकि F क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स है, ये लेंथ को बढ़ाने के लिए इतना फोर्स बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब किस रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर होगा यंग्स मॉडुलस, उस रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर होगा जो कि यूनिट लेंथ के वायर में, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर में यूनिट अमाउंट का इंक्रीमेंट लेंथ में प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है, उस रिक्वायर्ड फोर्स के बराबर होगा यंग्स मॉडुलस। तो एक ये भी डेफिनेशन यहाँ से आपको यंग्स मॉडुलस की मिल जाती है। और फ्रेंड्स, जब आपने ये यंग्स मॉडुलस के बारे में यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़े हैं तो आपको यहाँ से फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम आपको कहें कि गिवन मटेरियल का यंग्स मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना है, वो मटेरियल वायर के शेप में आप ले लेंगे और उसकी इनिशियल लेंथ को मेजर कर लें। इनिशियल लेंथ मेजर करने के साथ साथ आप जानते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि इस वायर का रेडियस निकालिए तो आप तुरंत स्क्रू गेज लेंगे, स्क्रू गेज से इस वायर का डायामीटर निकाल लेंगे और डायामीटर का हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको वायर का इनिशियल लेंथ मिल जाएगा और उसका रेडियस भी मिल जाएगा। रेडियस जब आपको मिल गया तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए कि कितना एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया F और कितना इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में डेल्टा L। तो अगर हम F और डेल्टा L भी निकाल लें तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते ही आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि रेडियस तो आप आसानी से निकाल पाए, इनिशियल लेंथ भी आप मेजर कर लिए, अब आपको F चाहिए और L चाहिए, ये दोनों निकाल करके हम गिवन मटेरियल का जो वायर है उसका यंग्स मॉडुलस निकाल पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स। और हमारा जो सरल अपरेटस है वो इसी जो हमने मेथड अभी डिस्कस किया इसी पर बेस्ड है। यानी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड, ये एक तरीके से जो थ्योरी है सरल अपरेटस की, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है जो हमारा डिस्कशन है आगे का। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। गिवन वायर के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस निकालना। हम कैसे निकाल सकते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ गिवन वायर। फ्रेंड्स, ये देखिए ये डायग्राम जो कि इसी पे बेस्ड होता है सरल सेपरेटर्स, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द थ्योरी ऑफ द सरल सेपरेटर्स, और उसे यूज करके हम यंग्स मॉडुलस निकाल पाते हैं। यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए अभी जो हमने डेफिनेशन के समय जितना डिस्कशन किया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो करना है। यानी उस थ्योरी का एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। हमें वही चाहिए y इज इक्वल टू जो आपने यूज किया था यहाँ पे
y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को यूज कर लें। और अगर हम सीधे से कह देते हैं कि हमारे पास जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के वायर में सीधे हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आपको जिसमें सहूलियत हो उस तरीके से आप यूज करिए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। यानी ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट आपको शो कर रहा है जिसको यूज करके हम गिवन मटेरियल का जो जिसका वायर बना हुआ है उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। इस डायग्राम में 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वायर ए एंड ये वायर बी। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। So there are 2 long straight wire of same length and same radius. इन दोनों वायर्स आप देख रहे हैं, इनका लेंथ भी सेम है और इनका रेडियस भी सेम है। एंड दीज आर सस्पेंडेड साइड बाय साइड फ्रॉम अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट। देखिए ऊपर रिजिड सपोर्ट आप देख पा रहे हैं जहां से इनको लटकाया गया है। ये एक दूसरे के पास जो है साइड बाय साइड लटक रहे होंगे, रिजिड सपोर्ट से इनको लटकाया जाता है। और इन दोनों वायर को यूज करके हम यंग्स मॉडुलस इस मेथड में निकालते हैं। द वायर ए इज द रेफरेंस वायर। ये जो वायर ए आप देख रहे हैं इसको हम रेफरेंस वायर कहते हैं। यहाँ पे ये रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। और जिस वायर के मटेरियल को हम निकालने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस, उसे हम एक्सपेरिमेंटल वायर यानी जो सेकेंड वायर है वायर बी, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वायर। द वायर ए दैट इज द रेफरेंस वायर, यानी रेफरेंस वायर में आप देखिए यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रही है, ये मिलीमीटर मेन स्केल। मिलीमीटर्स में इसमें डिविजन्स बने होते हैं, इसे हम मेन स्केल कहते हैं जिसे एम से रिप्रेजेंट किया गया है। मेन स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल भी लगा होता है। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल पर स्लाइड कर सकता है। वायर बी जिसके बारे में अभी बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल वायर भी है। फर्स्ट ए को रेफरेंस वायर कहते हैं, वायर बी जो दूसरा वाला है उसे हम एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं। और ये जो वायर ए और वायर बी दोनों के ही नीचे की तरफ एक एक पैन कनेक्ट किए जाते हैं। इन पैन्स में हम वेट रख सकते हैं। अब दोनों में वेट रखने की क्या जरूरत है? देखिए अगर हम दोनों में वेट नहीं रखेंगे तो ये दोनों वायर लूज हो जाते हैं और लूज होने से इसमें किंक्स डेवलप हो जाते हैं, गुत्थियां पड़ जाती, लम्प्स पड़ जाते हैं। लूज होता है वायर तो उसमें लम्प्स गुत्थियां बनने लगती हैं, ये सिकुड़ने लगता है। तो उसको रोकने के लिए यानी ये किंक्स ना पड़े, लम्प्स ना पड़े, जिसके लिए हम दोनों में नीचे पैन कनेक्ट करते हैं और इन पैन में कुछ वेट इनिशियली ही हम रख देते हैं जिससे ये वायर सीधे बने रहें। और फ्रेंड्स जो वर्नियर स्केल हमने दिखाया था जो कि मेन स्केल पर स्लाइड करता है, इसका कनेक्शन एक्सपेरिमेंटल वायर से कैसे होता है? पॉइंटर के थ्रू। आप देख पा रहे होंगे पॉइंटर के थ्रू वर्नियर स्केल कनेक्टेड है एक्सपेरिमेंटल वायर से। अ वर्नियर स्केल V इज अटैच्ड टू अ पॉइंटर एट द बॉटम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। एक्सपेरिमेंटल वायर के बॉटम की तरफ एक पॉइंटर लगा हुआ है जो कि वर्नियर स्केल से कनेक्टेड होता है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा जो हमारा अरेंजमेंट है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसके बारे में आपने देखा। अब हमें यहाँ आगे प्रोसीजर क्या अप्लाई करना है, हम उस प्रोसीजर पर चलते हैं। द रेडियस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर इज मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। जैसा अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे
यंग्स मॉडुलस के बारे में, वहाँ बताया कि किस तरीके से हम स्क्रू गेज यूज करके डायमीटर निकालें और उसका हाफ करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका डायमीटर और रेडियस दोनों कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। लेट आर बी द एवरेज इनिशियल रेडियस। अब हम यहाँ एवरेज इनिशियल रेडियस की बात क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? एवरेज इनिशियल रेडियस का मीनिंग क्या हुआ कि हम वायर पे कई जगह पर स्क्रू गेज यूज करें और कई बार 2-3-4 बार हम रेडियस उसका कैलकुलेट करें और फिर उसका एवरेज ले लें, जिससे अगर कोई उसमें डिफेक्ट भी हो किसी जगह पर तो वो एवरेज आउट हो जाएगा। यानी आप कमियों को रिमूव करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके की जो डिफेक्ट्स आने की संभावनाएं होती हैं, उन डिफेक्ट्स की संभावनाओं को रिमूव करने के लिए हम रीडिंग कई बार लेकर उसका एवरेज करते हैं और वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी फॉलो किया है। तो इस तरीके से एवरेज इनिशियल लेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें आर मिला, और एवरेज इनिशियल रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो वो आर मिला, और इनिशियल लेंथ जब हमने देखा तो वो हमें एल मिला। तो एक्सपेरिमेंटल वायर का इनिशियल लेंथ और इनिशियल रेडियस हमें मिल गए। A small initial load keeps the experimental wire straight and kinks free। हमें इसमें लंप्स नहीं बनने देना, गुत्थियां नहीं बनने देनी, सीधा रखना है। और इसके लिए हम दोनों ही जो वायर्स हैं उनके पैन में नीचे की तरफ इनिशियल कुछ वेट रख देते हैं, जिससे ये सीधे रहते हैं। द वर्नियर स्केल रीडिंग इज नोटेड। और अब हम क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल की हमारी जो भी रीडिंग आ रही है हम उसको नोट कर लें। लेंथ हमने इनिशियल लेंथ पहले ही नोट कर लिया है वायर का, और इनिशियल रेडियस भी हमने निकाल लिया है। तो इनिशियल रेडियस आर मिल गया, इनिशियल लेंथ एल मिल गया। दोनों वायर को हमने सीधा करके साइड बाय साइड सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है, और वर्नियर स्केल की इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर ली। और अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वायर का जो पैन है उसमें अब इनिशियल वेट जो रखा था उसको रखा रहने देते हैं, उसके साथ अब हम वेट बढ़ाना शुरू करते हैं। A half kg weight is added to the hanger. The wire is allowed to elongate for a minute and the vernier scale reading is again noted। यानी हमें क्या करना है, जो इनिशियल वेट रखा था अब उसके बाद हम वेट बढ़ाना और शुरू करते हैं। मान लीजिए हम हाफ केजी का वेट बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियल वेट के साथ अब हमने प्लस हाफ केजी किया और हम थोड़ी देर हैंगर में, यानी एक्सपेरिमेंटल वायर का जो हैंगर है उसमें हाफ केजी और बढ़ाया वेट, और हम वायर को इलोंगेट होने का, यानी उसकी लेंथ को बढ़ने देने का थोड़ा समय देते हैं, लगभग 1 मिनट का। 1 मिनट वेट करने के बाद हम वर्नियर स्केल की रीडिंग फिर से नोट करते हैं। अब जो हमने हाफ केजी बढ़ाने से पहले वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट की थी और हाफ केजी बढ़ाने के बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट की, तो जाहिर सी बात है जब हमने हाफ केजी बढ़ाया तो एक्सपेरिमेंटल वायर की कुछ लेंथ बढ़ी होगी, वेट बढ़ाते ही लेंथ बढ़ा होगा। तो दोनों वर्नियर स्केल रीडिंग का जो हम डिफरेंस लेंगे वो हमें बता देगा कि ये हाफ केजी वेट जब बढ़ाया तो इस हाफ केजी वेट ने लेंथ में कितना इंक्रीमेंट दिया। तो ये हाफ केजी इज द एक्सटर्नल फोर्स, और जो लेंथ में इंक्रीमेंट आया वो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद हम फिर हाफ केजी बढ़ाएं और फिर हम इलोंगेट होने दें, लंबाई बढ़ने दें वायर की, और फिर से हम देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई वो अपने पहले वाले वर्नियर स्केल रीडिंग से कितना ज्यादा हो गई, यानी फिर डिफरेंस हमने ले लिया। तो हाफ केजी ने फिर कितना इलोंगेशन दिया, कितना लेंथ बढ़ी, फिर से मिल जाएगा। इसी तरीके से हम फिर से हाफ केजी बढ़ाएं और फिर से इलोंगेशन देखें, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि हाफ केजी बढ़ाने पर लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया। अगेन हाफ केजी बढ़ाया तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो रीडिंग थी वर्नियर स्केल की, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखते जाएं तो हाफ केजी में लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ आप देख पाएंगे।
अगेन हाफ केजी रखा तो कितना हो गया, हाफ हाफ यानी 1 केजी। आप निकाल सकते हैं 1 केजी ने कितना इंक्रीमेंट दिया। देखिए जो इनिशियल फर्स्ट पॉइंट पर जो आपने वेट रखा, मान लीजिए हमने इनिशियल 1 केजी का वेट रख दिया था, जो हम वायर को सीधा रखने के लिए रखते हैं। फिर सेकेंड रीडिंग में आपने क्या किया, हाफ केजी बढ़ाया, फिर थर्ड रीडिंग में फिर हाफ केजी बढ़ाया, ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्नियर की रीडिंग आई थी, फिर यहाँ मान लीजिए आ गई है V1 और यहाँ मान लीजिए आपको मिल रही है V2, ऐसे रीडिंग मिल रही हैं। अब V1 माइनस V2 अगर V1 माइनस V करते हैं तो हमें ये जो हाफ केजी बढ़ाने पर कितना लेंथ बढ़ी वो मिल जाएगा। और सोचिए अगर हम इस V2 से V को माइनस करें, यानी V2 माइनस V अगर आप करेंगे तो हमने क्या किया, यहां से यहां के कंपैरिजन में हाफ ये वाला और हाफ ये वाला 1 केजी बढ़ गया। तो ये V2 माइनस V आपको 1 केजी वेट बढ़ाने पर लेंथ में इंक्रीमेंट देगा। और इसी तरीके से हम आगे करते जाए, मान लीजिए हाफ केजी और बढ़ाते हैं, तो अब इनिशियल के कंपैरिजन में हमने 1.5 यानी 1.5 किलो वेट बढ़ा दिया और इसकी जो रीडिंग आएगी यानी V3 माइनस V, ये आपको मिल जाएगी इंक्रीमेंट इन लेंथ, जबकि हम 1.5 केजी बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम वेट बढ़ाते जाएंगे एक्सपेरिमेंटल वायर में, और वेट बढ़ाते जाने पर आपको लेंथ में कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके नोट कर सकते हैं। अब आपके पास आ जाएगा कि कितना कितना वेट बढ़ाने पर वायर में लेंथ में क्या क्या इंक्रीमेंट आ रहा है। तो जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं, द डिफरेंस बिटवीन द वर्नियर रीडिंग गिव्स द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्स्ट्रा वेट एडेड, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। वर्नियर स्केल रीडिंग के डिफरेंस से हम जो वेट ऐड करते जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग वायर में इलोंगेशन यानी एक्सटेंशन हमें मिल जाएगा। नाउ वेट इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन फ्यू स्टेप्स एंड एवरी टाइम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज नोटेड, जो भी हमने एक्सप्लेन किया। हर बार हम वेट बढ़ाते गए और जो एक्सटेंशन होता गया वो नोट करते गए यूजिंग द वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल का डिफरेंस ले रहे हैं वो एक्सटेंशन दे रहा है। नाउ जो एक्सटेंशन हमें मिला, टेबल बना ली हमने, कितना लोड बढ़ा, हाफ केजी पे कितना एक्सटेंशन आया, 1 केजी जब हमने बढ़ाया तब वायर में टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, फिर हमने 1.5 केजी बढ़ाया तो टोटल कितना इंक्रीमेंट आया, इसका एक टेबल बना हुआ है और उसी को लेकर के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लोड अप्लाइड and extension produced. It will be a straight line like this figure. The slope of the load extension line, ये देखिए एक्सटेंशन और लोड का जो ग्राफ बनाया वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और अगर इसका हम स्लोप निकालें तो फ्रेंड्स आप लोग ये जानते होंगे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि ये स्लोप निकालेंगे यानी थीटा ये जो निकालेंगे इसका tan वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ से निकलेगा, एक्सटेंशन से। आप ये निकालना जानते हैं, यहाँ किया और ये किया आप, ये डिफरेंस आप ले लीजिए, ये वाला एक्सटेंशन अपॉन लोड, कितने लोड पे ये एक्सटेंशन कितने लोड पे आएगा, इसको इधर ले जाइए तो ये डिफरेंस आप लेंगे तो लोड आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कैसे हम ये स्लोप निकाल सकते हैं ग्राफ से। स्लोप निकालने के लिए देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ पर कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एक ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, एक ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो इस ट्राइंगल जो हमारा बन के तैयार हुआ, इसका बेस यानी ये हमें लोड दे रहा है करस्पॉन्डिंग, ये कैसे आएगा, इस पॉइंट पर जो लोड है माइनस इस पॉइंट पर लोड करेंगे
तो ये बीच वाला ये वाला पोर्शन हमें लोड का मिल जाएगा। इसी तरीके से इस लोड के करस्पॉन्डिंग जो एक्सटेंशन आया है वो निकालने के लिए इनको इधर बढ़ा देते हैं और ये वाला डिफरेंस ले लीजिए, यानी ये वैल्यू एक्सटेंशन की माइनस दिस वैल्यू करेंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप करेंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर इज डेल्टा एल एंड बेस इज mg। यहां से हमें स्लोप मिल जाता है इस ग्राफ का जिसने हमें डेल्टा एल अपॉन mg दिया। अब फ्रेंड्स आप पीछे से भी देख चुके हैं स्ट्रेस मतलब क्या होता है, F अपॉन ए। ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, और F क्या है, यहाँ पे वेट के फॉर्म में हमने F अप्लाई किया, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा वेट mg। तो स्ट्रेस क्या मिल जाएगा, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन मिला डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो आपको ये मिल गया जो अभी पीछे आपने देखा था। और यहां हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और y निकाल लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में हम tan थीटा जो भी ऊपर निकाल चुके हैं ग्राफ से उस tan थीटा को यूज करेंगे। tan थीटा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि tan थीटा आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा एल अपॉन mg। अब यहां से डेल्टा एल अपॉन mg अगर हम अलग ले लें और रिमेनिंग को अलग करें, डेल्टा एल अपॉन mg, ये जो टर्म आपको मिला उसको आप अलग ले लें। यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर इज गिवन बाय दिस। यहां से डेल्टा एल अपॉन mg आप ये tan थीटा यूज कर लें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो आपको मिल जाएगा कि r आप जानते हैं पहले से, l आप जानते हैं, आप डेल्टा l नहीं जानते थे और mg नहीं जानते थे, तो डेल्टा l अपॉन mg की जगह tan थीटा यूज कर देंगे, r की वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू रखेंगे और y कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, वी कैन कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर डायरेक्टली। यानी हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम उस पर भी आएंगे। ये वाला प्रोसेस तो आपने देख लिया फ्रेंड्स। यहाँ आपने देखा y इज इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू l अपॉन डेल्टा l। अब इसे हम लिख सकते हैं l अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, देखिए ये l अपॉन पाई आर स्क्वायर है, इंटू में क्या आ जाएगा mg अपॉन डेल्टा l। सिर्फ रीएडजस्ट कर दिया है, ये वाला l पहले लिख लिया, डेल्टा l को हमने बाद में लिया है। अब यहां से आप देखें तो ये l आप पहले से जानते हैं, r आप जानते हैं, और mg अपॉन डेल्टा l ये आपको क्या दे देगा, 1 अपॉन tan थीटा। जो आपने tan थीटा इज इक्वल टू निकाला है डेल्टा एल अपॉन mg, यानी mg अपॉन डेल्टा एल इज 1 अपॉन tan थीटा। वो वैल्यू रख करके हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं फॉर द गिवन मटेरियल ऑफ द वायर। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया जहां हम ग्राफ बना करके करते हैं। और फ्रेंड्स ग्राफ हम इसलिए बनाते हैं जिससे एवरेज आउट हो जाए वैल्यू, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल एरर भी है तो वो दूर हो जाएगी, इसलिए ग्राफ बना करके करते हैं। इसका एक डायरेक्ट कैलकुलेशन का भी प्रोसेस है जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसी फॉर्मूले को आप देखिए। आपको L नोन है, आपको R नोन है, हमें F और डेल्टा L चाहिए। F यानी यहाँ इस केस में हम जो वेट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी ½ kg हमने वेट बढ़ाया, तो डेल्टा एल यानी लेंथ कितना बढ़ा वो हमने नोटिस कर लिया था वर्नियर स्केल की रीडिंग का डिफरेंस लेकर के। और जैसे ही वो वैल्यू यानी एफ की जगह mg लिखा और m ½ kg आपने लिया था, उसे SI सिस्टम में आप कन्वर्ट कर लीजिए और करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल लेंथ जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पर भी आप एवरेज करें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे एरर की पॉसिबिलिटी घट जाती है। आप ये जानते हैं पहले से कि एरर रिड्यूस करना है तो वैल्यूज को कई बार नोट करके एवरेज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। एक तो तरीका था ग्राफ बना के करें तो एरर रिमूव होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपने हर बार यहाँ पे एफ और करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल नोट किया हुआ है कई रीडिंग में, और उन सब के लिए वाई निकाल लें और उनका हम एवरेज वैल्यू कर लें तो भी हमें y मिल जाता है सही से। तो एक तो हम फॉर्मूले से सीधे निकाल सकते हैं और एक प्रोसेस आपने ग्राफ के मेथड से देखा। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम
निकाल सकते हैं फॉर द गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस। तो फ्रेंड्स, यंग्स मॉडुलस के लिए आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ही आगे के डिस्कशन में हम डिफरेंट जो और टाइप्स आपको बताए हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।